Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to a new journey of taxation with this fast track batch applicable for September 2024 and January 2025. मेरी आवाज आप लोगों तक loud and clear पहुंच रही है? Just confirm me once so that I can start with you guys one of the most beautiful and adventurous journey of taxation. And I promise you, by the time this batch ends, आप लोगों के लिए दोस्तों this will be your favorite subject once for all. मतलब there shall be no confusion whatsoever about your favorite subject. This will be your favorite subject no matter what. All right, guys. So without wasting any further time, I'm starting with this session, guys. Just KH, Saloni, Nandini, everybody, just confirm me once that am I audible to you loud and clear, so that with all our energies, guys, we're going to start with this session without wasting any further time. So first, I'm going to help you out with how a session will be conducted, because this is the first session. तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि सेशन कैसे चलने वाला है आपका, and then we're going to move on with the first provision of taxation. Every session I'm going to try to make sure कि हम कुछ portion theoretical करें, कुछ portion practical करें in order to avoid monotony. कई बार क्या होता है थ्योरी में बच्चे ऐसे ऐसे चालू हो जाते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल में तो सबको मजा आता है और अपने अस्त्र शस्त्र हमेशा तैयार रखने. देखिए गाइस, मैं भी कैलकुलेटर पेन रजिस्टर लेकर बैठा हूं, आप लोगों को भी अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखने हैं. आप लोग मेरे से जो भी बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं. ओके हरप्रीत, आई विल आस्क द टीम टू डू दैट, डू नॉट वरी अबाउट इट, आपका नाम एडिट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले. मैं आप लोगों को दोस्तों स्टार्टिंग करवाता हूं ऑफ इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 1 विद अ लिटिल मोटिवेशन फ्रॉम द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अ भारत रत्न अवार्डी. खैर अब वो हमारे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी कही गई बात हमेशा हमारे साथ रहेगी गाइस, और बहुत ही दिल को छूने वाली बात कह कर गए हैं. बाधाएं आती हैं आए, there will be times where you will be facing hurdles. गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. So there will be times you will be all surrounded with hurdles. There will be times जब circumstances are not in your favor, and that will be the true test of your character. Especially in a subject like taxation, if I talk about this subject, शुरुआत में दोस्तों आप लोगों की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई रहती है. यू गाइस, एवरीबडी इज मोटिवेटेड एंड एवरीबडी इज रेडी टू वर्क हार्ड. हाउएवर गाइस, धीरे धीरे मोटिवेशन लेवल कम होता जाता है, एंड दैट विल बी द ट्रू टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर. तब आप लोगों को लगेगा यार कैसे संभालेंगे. आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, वी कैन हैव मोटिवेशन सेशंस, बट हमेशा ध्यान रखना, अगर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते रहे, एक दूसरे का हाथ बांधे रहे दोस्तों, तो फॉर द नेक्स्ट 45 to 50 डेज आप लोग देखना कि टैक्सेशन विल बिकम योर डार्लिंग सब्जेक्ट. बोलते हैं ना दोस्तों कि जब मन चाहेगा दोस्तों आप लोगों को टैक्सेशन पढ़ने का मन करेगा. आई एम गोना मेक श्योर दैट हैपेंस. बट उसके लिए दोस्तों मेरे को जेन्युइनली एवरी सिंगल डे आई वांट यू गाइस टू वर्क हार्ड. जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा. फेलिंग टू डू सो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर गड़बड़ काम चालू हो जाएगा. नाउ गाइस, आई एम गोना हेल्प यू आउट विद हाउ आर वी गोना प्रिपेयर एंड हाउ आर वी गोना स्टडी. हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को वो गाइड करने वाला हूं, और ये से पहले सेशन में बताने वाला हूं. उसके बाद वी आर गोना मूव ऑन विद आवर एकेडमिक वर्क. आपका एक सेशन बीट इनकम टैक्स और जीएसटी, आपका 90 मिनट्स का सेशन शेड्यूल किया गया है, 1 hour 30 minutes. फेयर एनफ, जिसमें से एवरी सिंगल डे फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, पहले 5 मिनट गाइस, फर्स्ट 5 मिनट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, वी गोना रिवाइज सेशन ऑफ द रिवाइज ऑफ व्हाट वी डिड इनटू द प्रीवियस सेशन. 5 मिनट आके हेलो हाय ग्रीटिंग श्रीटिंग नहीं होगी. ग्रीटिंग से पहले 30 सेकंड में होती है गाइस. एवरी मोमेंट एवरी मिनट विल काउंट फॉर अस. द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द सेशन it's going to be revision of previous session. रिवीजन ऑफ प्रीवियस सेशन कि मैंने पिछले सेशन में क्या पढ़ाया. ऑल राइट,
फॉलोड बाय गाइस, हमारा जब रिवीजन हो जाएगा तो नेक्स्ट 75 मिनट्स व्हाट आर वी गोना डू, अगले 75 मिनट्स में हम लोग न्यू प्रोविजंस, न्यू टॉपिक्स करेंगे, न्यू प्रोविजंस। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब कोई चैप्टर बीच में चल रहा होता है और वो चैप्टर 6 से 7 सेशन का होता है, तो 5-5 मिनट का जो रिवीजन होता है ना पिछले सेशन का, वो बहुत हेल्प आउट करता है। उसके बाद अगले 5 मिनट गाइस, अगले 5 मिनट आपका क्या होगा, रिवीजन ऑफ करंट सेशन। रिवीजन ऑफ करंट सेशन, जो आज पढ़ाया वो रिवाइज करेंगे 5 मिनट में। इट विल बी कॉल्ड अ बुलेट रिवीजन। जब मैं बोलता जाऊंगा कि मैंने आज क्या करवाया, एंड लास्ट 5 मिनट्स गाइस, लास्ट 5 मिनट्स इज डाउट सॉल्विंग ऑन कॉल्स। आप लोग कॉल पर आ सकते हैं, आप लोगों का रेज अ हैंड ऑप्शन है, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। यू कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज यू वांट एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि आप सेशन के बीच में नहीं पूछ सकते हैं, तो ये क्लैरिटी दे देता हूं, यहां पर डाउट्स ले रहा हूं ऑन कॉल। कई बार बच्चों को मैंने अगर कोई प्रोविजन पढ़ाया और नहीं समझ में आया, तो आप चैट में लिख सकते हैं कि आपको किस प्रोविजन का कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ऑलराइट, जरूरत पड़ेगी और कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जहां मेरे को लगता है कि बच्चे फंसते हैं, तो मैं क्लास के बीच में भी कॉल्स लूंगा एंड आई विल हेल्प यू आउट ऑन कॉल्स आल्सो। अगर सेशन के बाद होमवर्क कर रहे हैं और होमवर्क करते में डाउट आता है, तो आप लोग उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एडमिन हूं, आप मुझे टैग कर सकते हैं। और ज्यादातर ज्यादातर दोस्तों, मेरी मदद करने से पहले कोई और बच्चा आपकी मदद कर देगा। So it is very very important कि we participate in the WhatsApp group in order to help each other understand the subject in the most enjoying manner. मैंने कलर्ड नोट्स ऑफ इनकम टैक्स आप लोगों के कंटेंट सेक्शन में डाल दिए हैं। कलर्ड नोट्स ऑफ जीएसटी भी शाम तक डल जाएंगे, लेकिन जीएसटी के चैप्टर वाइज डलेंगे। इनकम टैक्स के सारे कलर्ड नोट्स रेडी हो गए थे, तो इसीलिए एक बार में डाल दिए गए हैं। दिस इज योर चैप्टर ओवरव्यू एंड गाइस, are you guys ready to start with the income tax portion for the fast track batch guys? सब लोग तैयार हैं? गणपति बप्पा मोरिया। ऑलराइट, तो विद ऑल आवर एनर्जीज, हाँ जी, लेट्स गेट गोइंग गाइस। मैं चाहता हूं दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हमें सेशन में पार्टिसिपेट करना है, मस्ती करनी है, एक दूसरे की मैं टांग खिंचाई भी करूंगा। हो सकता है मैं कभी बच्चे की, किसी बच्चे की टांग खिंचाई करूं, तो प्लीज डू नॉट एनीथिंग टू योर हार्ट। मस्ती करूंगा एंड वी विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द सेशन। ओके, ये आपका स्कोप ऑफ द चैप्टर है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। एंड नाउ कम्स द फर्स्ट टॉपिक, टैक्स। Now I am not talking about income tax, I am just talking about the word tax. टैक्स क्या है दोस्तों? टैक्स क्या है? तो कहते हैं टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। ये आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होगा। अगर आपने कोई चीज खरीदी है, अगर मैं मार्केट में जाता हूं और एक मोबाइल फोन खरीदता हूं, तो क्या मोबाइल फोन खरीदते पर भी मुझे टैक्स देना पड़ता है? हाँ जी, देना पड़ता है, जिसका नाम जीएसटी है। मैं वो इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स क्या है कि अगर मेरी कमाई हुई तो उस कमाई पर दिया गया टैक्स इनकम टैक्स है। कोई सामान खरीदता हूं, कोई सर्विसेज लेता हूं, अगर आज किसी 5 स्टार होटल में जाता हूं मैं अपनी फैमिली के साथ और स्टे करता हूं, वहां पर मैं पेमेंट करता हूं, तो क्या वहां पर भी मुझे टैक्स देना पड़ता है? जी हाँ, देना पड़ता है। तो क्या है? टैक्स इज अ मैंडेटरी, मर्जी नहीं है, देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल चार्ज मतलब पैसों में। मैं अगर दोस्तों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, वहां के मैनेजर साहब से मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने कहा क्या मैनेजर साहब कैसी चल रही है जिंदगी? कह रहे हैं बस बढ़िया चल रही है, बच्चे सीए में एनरोल्ड है। मैंने कहा अरे वाह, क्या बात है, सीए में एनरोल्ड है? मैं सीए का टीचर हूँ, टैक्स पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट लेवल पे। अरे अरे वाह राठी जी, आपके लिए तो आज स्पेशल खाना लगवाएंगे, बैठिए बैठिए। उन्होंने मस्त खाना लगवाया और लास्ट में उन्होंने बिल भेजा 6,000 रुपए का बिल आया। तो मैंने कहा देखिए, मैं 6,000 तो नहीं दे पाऊंगा आपको। कह रहे क्या राठी जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं 6,000 नहीं दे रहा हूं, लेकिन
आपके 2 बच्चों की टैक्स की फास्ट ट्रैक बैच फ्री 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 फ्री। क्या दोस्तों वो मानेंगे? कह रहे राठी जी मेरा एक ही बच्चा है। मैंने कहा एक कर लीजिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, 9 महीने में डन। तो क्या बच्चा पैदा होते ही टैक्स की क्लास लेगा आपकी? नहीं ना दोस्तों। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, मुझे बताइए क्या वो अपना पैसा और उस पैसे से जुड़ा हुआ जीएसटी छोड़ेंगे? नहीं गाइस, इट इज फाइनेंशियल चार्ज, पैसों में दिया गया, पैसों में दिया गया। तो ये हमें किसे देना है दोस्तों? टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज levied by government. Which government? Which government am I talking about? Is it the central government or the state government or both? Sir, it is both central government as well as state government. हाँ, स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स जाता है, लेकिन जीएसटी तो दोनों के पास जाता है। कल मेरी बात हो रही थी दोस्तों, ये हमारी संजीवनी से, संजीवनी शेखावत से बात हो रही थी। तो मैंने शाम को फोन किया, मैंने कहा और भाई संजीवनी रेडी फॉर टुमारो सेशन? कह रहे हैं यस सर रेडी। मैंने कहा आपकी आवाज से लग रहा है थोड़ा सा सुरूर लगा रखा है, 2-3 पैग लगा रखा है। अरे राठी जी क्या पकड़ा आपने, बढ़िया पकड़ा राठी। आज तो जी भर के पीने दो मेरे को, कल से तो पढ़ाई करनी है। तो आज वो बंदा सेट हो रहा था। अब मेरे को ये बताइए दोस्तों, जो अल्कोहल है, अल्कोहल से जुड़ा हुआ टैक्स किसके पास जाता है? अल्कोहल से जुड़ा हुआ टैक्स किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? फटाफट बताइए। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, द मोर वी पार्टिसिपेट द बेटर इट विल बी। स्टेट के पास जाता है, वेल डन। तो यहां पर जो अपन टैक्स बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट ओनली इनकम टैक्स, दैट इज नॉट ओनली जीएसटी, इट इंक्लूड्स एवरी टैक्सेस which is being levied in India. It can be tax on alcoholic liquor for human consumption. It can be tax on import and exports of goods into India, जिसे अपन कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो कहते हैं टैक्स इज अ मैंडेटरी, जो कंपल्सरीली देना पड़ेगा, फाइनेंशियल चार्ज levied by government both central and state on a product, income और एक्टिविटी। इनकम पे दिया हुआ टैक्स इज इनकम टैक्स, जो हम लोग हर रोज सुबह 10:30 बजे मुलाकात करके पढ़ाई करेंगे। ऑलराइट गाइस। अच्छा गाइस, 10:30 से ध्यान आया कि एवरीबडी नीड्स टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन टाइम। वक्त की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की वक्त की इज्जत करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1 मिनट भी लेट ना हूं क्लास के लिए, क्योंकि आप लोगों की भी क्लास बैक टू बैक शेड्यूल्ड होती है, कि हर एक का अपना एक स्टडी पैटर्न होता है। तो मेरी वजह से किसी का स्टडी पैटर्न टूटना नहीं चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी दोस्तों, आई विल मेक श्योर that there is no delay in my classes until unless there is something really urgent, then only I will reschedule or cancel my class. Generally हफ्ते में 6 क्लास ऑफ इनकम टैक्स और 6 क्लास ऑफ जीएसटी रहेगी ही रहेगी। इट कैन बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस। ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होंगी। कभी अगर किसी मेरी तबीयत की वजह से या कोई किसी कारणवश क्लास कैंसिल हो जाती है, तो मैं संडे को उसको कवर अप करवाऊंगा। बट I will try to make sure that I am on time. और अगर मेरे ना नाना जी बड़े इस चीज में वक्त को लेकर बड़े वो होते ना पाबंद थे, तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा अगर तुम वक्त से पहले नहीं पहुंच सकते, वक्त पर नहीं पहुंच सकते, अगर तुम्हें 10 बजे बोला और अगर तुम सामने वाले के यहाँ 10 बजे नहीं पहुंच सकते, तो 10 बजे से पहले पहुंचो। इफ यू कैन नॉट बी ऑन टाइम, बी इन टाइम, वक्त से पहले पहुंचो, बी बिफोर टाइम, 9:55 भी पहुंच जाओ। तो अगर आप 10:30 बजे नहीं पहुंच सकते तो 10:25 पर आ जाइए, ठीक है ना? फेयर है ना? शाबाश। वक्त पर पहुंचेंगे, एक दूसरे की वक्त की इज्जत करेंगे। 10:30 बजे इनकम टैक्स, शाम को 6 बजे जीएसटी। मूविंग ऑन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी गाइस, अब बच्चे डीएम करके लिखते, सर आज क्लास है ना? देखो कितने शानदार बच्चे हैं। मैं यहाँ वक्त की बात कर रहा हूं और वो बच्चे मेरे को डीएम करके पूछ रहे हैं आज क्लास है ना? नहीं बेटा, आज की क्लास हो गई। अब जब तक तुम ज्वाइन करोगे तब तक क्लास हो जाएगी। आ जाओ भाई। नाउ मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड व्हाई इट इज लेवाइड। आपको ये तो पता है दोस्तों, व्हाई इट इज लेवाइड, बिकॉज दैट इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सरकार आज अपने देश में दोस्तों, सरकार
कैसे कैसे दोस्तों क्यों टैक्स लगाती है? क्योंकि सरकार को अपने देश का उद्धार करना है, सरकार को अपने देश का भला करना है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पैसा चाहिए। उद्धार करने के लिए सिर्फ अच्छा मन नहीं होता दोस्तों, अच्छे मन से सारा काम नहीं बनता, पैसा चाहिए। और पैसा कहां से मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो तरीके के टैक्सेस। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? विच इज डायरेक्टली लिवाइड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। लेट्स से जैसे अगर मैं कमाई करूंगा तो मेरे को अपनी कमाई पर खुद टैक्स देना पड़ेगा। अब रवि रवि मेरा चड्डी बडी बचपन का दोस्त, मतलब बस पैदा होने के दूसरे दिन बाद ही रवि पैदा हो गया, मैं 2 दिन बड़ा, ये 2 दिन छोटा, इतने हम एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र, जान देने को राजी। जय वीरू की जोड़ी हमें देखकर बनी थी, बताओ। अब मैंने कुछ कमाई करी और कमाई करी, अब उस पे मेरा टैक्स बना 2 लाख रुपए, उस पे मेरा टैक्स बना 2 लाख रुपए। अब मैंने कहा यार रवि को फोन करता हूं, रवि कुछ मदद करेगा। मैंने टक 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 टक, हाँ रवि भाई क्या हाल चाल है? अरे बस राठी भाई, तू बता क्या कर रहा है आजकल? मैंने कहा यार बस वही क्लासेस वगैरह चल रही थी यार, एक मदद चाहिए। अरे एक नहीं तो 4 बोल यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है। मैंने कहा हाँ यार, वो ना वो 2 लाख रुपए इनकम टैक्स दे देगा क्या मेरी तरफ से? रवि के हेलो, हेलो राठी जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही। अरे 2 लाख दे देगा क्या? 2 लाख, 2 लाख इनकम टैक्स। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया अपनी दोस्ती अपने पास रखें और अगली बार से फोन करने की कोशिश ना करें। फोन काट दिया। हाँ जी, अब मेरे को बताओ क्या कोई मेरे लिए टैक्स देगा दोस्तों? मतलब कमाई मैं करूं और टैक्स टैक्स रवि दे? नहीं, नोबडी इज गोना डू दैट। एक मेरा और खास दोस्त इक्षित, इक्षित कपूर, सरनेम से ही लगता है काफी अमीर इंसान होगा, मैंने इसीलिए इसको दोस्त बना रखा था। दूसरा, मैंने इक्षित को फोन किया, मैंने कहा रवि तो ऐसे बेकार का चड्डी बिड्डी निकला। हाँ जी, मैंने इक्षित को फोन किया, और इक्षित भाई व्हाट्सअप ब्रो, यार ऑल गुड राठी, या बता आई एम इन अ मीटिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू आउट? मैंने कहा ऑफ कोर्स यार भाई, वो ना आई 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स दे देगा क्या यार भाई? थोड़ा सा ना मेरे को, वो मेरी इनकम थी उस पर इनकम टैक्स था 2 लाख रुपए का। इक्षित कहता बस इतनी सी बात। मैंने कहा क्या बात है, भगवान मानुस इंसान, मतलब सामने वाले का 2 लाख रुपए का टैक्स देने के लिए जुबान नहीं लड़खड़ाई, 1 सेकंड में मान गया। मैंने कहा इक्षित भाई बस यार, मतलब ऐसे दोस्त यार सबके पास होने चाहिए। तो कह रहा है यार क्या बात है, दोस्त के लिए इतना नहीं करूंगा यार, मेरा भी एक छोटा सा काम था। अरे तू बोल, जान हाजिर है, जान हाजिर है। अरे राठी तेरी वो 15 लाख की इनकम है ना? मैंने कहा हाँ 15 लाख की इनकम है। कह रहे यार वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मैं तेरा टैक्स भर दूंगा। हेलो, हेलो इक्षित, तेरी आवाज कट रही थी भाई, क्या बोल रहा है? हेलो, नहीं नहीं अब नहीं आ रही होगी तेरे को आवाज, जैसी 15 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात हुई अब थोड़ी ना आ रही होगी। अब मैं इक्षित को बोलता हूं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, मैं अपना टैक्स खुद दे दूंगा, तुम अपनी मीटिंग पे ध्यान दो, रख फोन। अब मेरे को बताओ दोस्तों, मैं उसको मेरे से कह रहा 15 लाख दे दो, तो दोस्तों ये मेरी कमाई है और मेरी कमाई से जुड़ा हुआ टैक्स, मेरी कमाई से जुड़ा हुआ टैक्स कोई और क्यों देगा दोस्तों? एंड दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट टैक्स, व्हिच इज levied on the income or wealth of a person, and that person has to bear the burden of it. The burden cannot be shifted. इनकम टैक्स इज दैट एग्जाम्पल, और ये आपका 50 नंबर का सिलेबस है, आप लोग जानते हैं। मैं दोस्तों इन सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता कि वेलकम टू पेपर नंबर 3 टैक्सेशन। आप लोगों को पता है पेपर नंबर 3 इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी 50-50। दोस्तों आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट एंड यू गाइस नो दैट वेरी वेरी वेल, ओके। एंड उसमें 50-50 में से 30% इज एमसीक्यू, 70% इज सब्जेक्टिव। नो, सबको पता है, ओके गाइस, तो अपन इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करते। आई ट्राई टू मेक मोर एग्जांपल्स, I try to make sure that I deliver the content in such a way कि आप लोगों को उस चीज में मजा आएगा, ओके।
ये बेसिक जीके वाली चीजें मैं आप लोगों को कभी आराम से बैठकर बताऊंगा। आ जाओ गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस? Indirect tax is a tax which is levied on goods and services, the burden of which can be shifted from one person to another person, from one to another, from one to another, and the final burden is borne by dash. Fatafat, fill in the blanks, fill in the blanks. What do you mean by indirect taxes? It is levied on goods and services, we know it, one of which is GST, custom duty. Haji. And in case of indirect taxes, the burden of which can be shifted from one person to another. Harpreet Singh, consumer, Vivek, Sanjeevani, Likhna, Saloni, Harshvardhan, Ravi, well done, Sonu, super. कंज्यूमर कस्टमर वो शिफ्ट करा जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही, फाइनल कंज्यूमर। अब बात ये आती है उसे शिफ्ट कैसे करते हैं, हाउ डू वी शिफ्ट इट? आपने कहा कि बर्डन शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कैसे? हर टाइम दोस्तों ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क व्हाई टू एवरी क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप वो क्यों समझ लेंगे ना, तो फिर आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैक्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, इट हैज लॉजिक टू एवरी पॉइंट दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट। आउट ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ 100% दोस्तों, आई विल आस्क यू टू अंडरस्टैंड 99% ऑफ इट। 1% कहीं कोई लिमिट्स है, कोई रेट्स है, दैट इज व्हाट आई एम गोना आस्क यू टू लर्न। अदरवाइज मैं आपको सारी चीजें विद लॉजिक समझाऊंगा। ओके तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ये तो सबने बता दिया कि ये बर्डन शिफ्ट होता है, एंड फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द कंज्यूमर, परफेक्ट, बट हाउ डज इट हैपन? तो उसके लिए आई एम गोना हेल्प यू आउट विद एन एग्जांपल गाइस। मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा एंड आई विल नीड वॉलंटियर्स। क्लास में से मेरे को वॉलंटियर्स चाहिए होंगे दोस्तों। सबसे पहला मैं बन जाता हूं आपका होस्ट दोस्त श्रेय राठी। दोस्तों मेरे को क्लास में से कौन वॉलंटियर बनेगा दोस्तों? हु वुड वांट टू बाय गेटिंग क्रेडिट ऑफ टैक्स? यस, हरप्रीत, मीरन एंड शुभम। ठीक है, तीन पहले बच्चे जिन्होंने बोला मैं उनका नाम ले लेता हूं, हरप्रीत, मीरान एंड शुभम। ओके गाइस, जिसमें मैं आपका होस्ट और दोस्त, मैं हूं मैन्युफैक्चरर, हरप्रीत इज अ होलसेलर, मीरान इज अ रिटेलर एंड फाइनली शुभम इज द कंज्यूमर। शुभम कौन है? कंज्यूमर। ऑलराइट, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, इफ आई सेल आउट अ प्रोडक्ट टू हरप्रीत, तो कैसे नॉर्मली उसका ट्रांजैक्शन होता है? सबसे पहले प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है। लेट्स से दोस्तों प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपीज है, और इस पर दोस्तों लगता है जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर एक स्टेट से उसी स्टेट में होता है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो आईजीएसटी लगता है। ये आप लोग जानते हैं। मैं ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी मैं डायरेक्टली जीएसटी लिख रहा हूं दोस्तों, एट द रेट 10%, सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि हमें तो बस ये समझना है कि हाउ द बर्डन ऑफ टैक्स गेट्स पास्ड ऑन। 1100 रुपए। अब दोस्तों इधर ध्यान से दोस्त सुनिएगा, जब श्रेय राठी ने हरप्रीत को सामान बेचा तो सामान के लिए तो मैंने 1000 रुपए लिए, लेकिन मोदी जी ने मेरे को क्या बोला था? ओ राठी क्या कर रहा है? मैंने कहा सामान बेच रहा हूं मोदी जी। अरे हमारे लिए कुछ नहीं लेगा क्या? नहीं, आपके लिए क्या लेना? अरे जीएसटी लेना है, टैक्स। सही बात है कि नहीं है? तो मैंने क्या किया, हरप्रीत को 1000 रुपए का तो सामान बेचा, लेकिन सामान बेचने पर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हरप्रीत। मैंने 100 रुपए हरप्रीत से टैक्स कलेक्ट करे, एंड इन दैट केस वो 100 रुपए क्या मेरे हैं या 100 रुपए बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट? वो 100 रुपए मेरे हैं या 100 रुपए बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट? इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ये 100 रुपए सरकार के, गवर्नमेंट के। अब हरप्रीत होलसेलर है, हरप्रीत खुद तो यूज कर नहीं रहा है, तो हरप्रीत क्या करता है दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आगे बेचता है टू मीरान द रिटेलर एट अ प्राइस ऑफ लेट्स से 1400 रुपीज, 1400 रुपए का।
और उस पर वो भी जीएसटी कलेक्ट करता है अगेन एट द रेट 10%, लेट्स से 140 रुपीज, 1540। अब मोदी जी हरप्रीत के पास पहुंचे, अरे हरप्रीत बेटे इधर आइए इधर आइए, हमें पता चला आपने अभी सामान बेचा है और आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो लाइए जीएसटी 140 रुपए हमें दीजिए। मोदी जी ने हरप्रीत से कितने मांगे? 140। हरप्रीत ने क्या कहा होगा? हरप्रीत ने कहा होगा, मोदी जी इतना ज्यादा मत फैलिए बात सुनिए, इधर देखिए, आपने आपने जब मैंने सामान खरीदा था तब मैं 100 रुपए देकर आया था। When I purchased the product, जब मैंने सामान खरीदा तब मैं 100 रुपए का टैक्स पे कर कर आया था। अब मैंने 140 रुपए कलेक्ट करे हैं, तो आउट ऑफ 140 रुपीज जो मैं 100 रुपए पहले पे कर कर आया था राठी जी को, मैं वो अपने पास रखूंगा। ध्यान से देखना, जब हरप्रीत ने मेरे से सामान खरीदा तो हरप्रीत हैड टू पे 100 रुपीज टू मी एज टैक्स, सो बर्डन ऑफ टैक्स वाज ऑन हरप्रीत। व्हेन हरप्रीत सोल्ड द प्रोडक्ट टू मीरान एंड ही कलेक्टेड 140 रुपीज एज टैक्स, उसने 140 रुपए कलेक्ट करा। 140 में से उसने 100 रुपए जो पहले पे करे थे वो उसने क्या करे, माइनस कर लिए, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट हरप्रीत पेड टू द गवर्नमेंट। समझ में आएगा? इस तो हरप्रीत ने क्या करा, जो 100 रुपए का बर्डन था वो क्या अपना हटा दिया दोस्तों, एंड 40 रुपए ही सरकार को दिए। अब कई बच्चे कहते हैं सर चलो माना 100 रुपए का बर्डन नहीं है लेकिन 40 का बर्डन तो है ना, क्योंकि 40 रुपए तो उसे सरकार को देने पड़ रहे हैं। क्या ये बात सच है? क्या 40 रुपए का बर्डन अभी भी हरप्रीत पर है? क्या 40 रुपए का बर्डन अभी भी हरप्रीत पर है? गाइस एवरीबॉडी हैज टू हेल्प मी आउट, यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि 40 रुपए तो वो जाके सरकार को पे कर रहा है। द आंसर टू विच अगेन इज नो। सब लोग यस कर रहे हैं। देखो बुद्धू बनाना बड़ा मजा आता है, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। अरे नायको, वो 40 रुपए वो अपनी जेब से थोड़े ना दे रहा है, वो 40 रुपए भी तो उसे मीरान से ही मिले थे। 40 रुपए हरप्रीत अपनी जेब से दे रहा है क्या, जो बर्डन उसके ऊपर है? 140 रुपए मीरान ने दिए थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उसने मीरान के 140 में से 100 रुपए अपनी जेब में डाल लिए, तो 40 रुपए जो बचे वो तो मीरान वाले ही थे। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर क्या हरप्रीत ने जो 40 रुपए पे करे हैं वो अपनी जेब से पे करे? नहीं, ये 40 रुपए उसे मीरान से मिले थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ऑलराइट गाइस, 140 मिले थे जिसमें से 100 रुपए उसने अपने हटा लिए, और फिर 40 रुपए बचे हुए, 40 रुपए बचे हुए सरकार को दिए। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। अब मीरान द रिटेलर ने सामान बेचा शुभम द कस्टमर को, और कितने का बेचा? लेट्स से 2000 रुपीज का बेचा, जिस पर दोस्तों जीएसटी कलेक्ट किया एट द रेट 10%, 200 रुपीज, टोटल 2200 रुपए आता है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस, what is the amount that Miran is gonna pay to the government? अगेन गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, गवर्नमेंट को जाके वो कितना पे करेगा? 200 माइनस 140 रुपीज, 60 रुपीज इज व्हाट ही इज गोना पे टू द गवर्नमेंट। मीरान के ऊपर क्या बर्डन आया था जब उसने हरप्रीत से सामान खरीदा था? द आंसर इज यस। व्हेन मीरान सोल्ड द प्रोडक्ट टू शुभम को जब उसने सामान बेचा, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या उसको टैक्स मिला? हाँ जी। क्या उसने जो पहले टैक्स पे किया था 140 वो माइनस कर लिया? हाँ जी। तो क्या मीरान के ऊपर जो बर्डन आया था, मीरान ने अपना बर्डन खत्म कर दिया? जी हाँ, मीरान ने अपना बर्डन खत्म कर दिया। एंड फाइनली गाइस, 60 रुपीज इज व्हाट मीरान पेड टू द गवर्नमेंट। तो इधर ध्यान से देखिए, मैंने 100 रुपए कलेक्ट करे थे, ये मैंने गवर्नमेंट को पे करे गाइस। मेरा अभी कोई आईटीसी नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, अभी मैंने तो 100 रुपए पे करे, 40 रुपए हरप्रीत ने पे करे, 60 रुपीज दोस्तों मीरान ने पे करे, तो टोटल अमाउंट सरकार के पास कितना पहुंचा?
What is the total amount that the government has received? The total amount that government has received is 200. 100 rupees which I deposited to the government, that amount which I collected from Harpreet. Harpreet deposited 40 rupees which he collected from Miran. Miran deposited 60 rupees which he collected from Shubham. So what is the total amount that the government has received? It is 200. And what is the tax that the consumer is paying? It is 200. तो फाइनल बर्डन किसके ऊपर आया दोस्तों? फाइनल बर्डन किसके ऊपर आया? कंज्यूमर के ऊपर आया फाइनल बर्डन। टोटल टैक्स सरकार के पास 200 ही पहुंचा, 100 राठी ने, 40 हरप्रीत ने, 60 मीरान ने, और हमारे ऊपर बर्डन एक भी नहीं है। हमने सरकार को जाके टैक्स पे करा है, लेकिन बर्डन हमारे ऊपर नहीं है, बर्डन है शुभम के ऊपर, क्योंकि ये पैसा फाइनली किसने पे किया है? ये 200 रुपए कंज्यूमर ने पे किया, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन शिफ्ट जहां हो जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मजा आया? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, तो डू अ थम्स अप गाइस। इफ यू गाइस एंजॉयड दिस पॉइंट, एक बार थम्स अप करेंगे सो दैट आई कैन नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये दोस्तों दिस इज वन वे ऑफ, एंड दिस इज हाउ आई विल बी टीचिंग द एंटायर सिलेबस। Everything will be followed with logic, concept and example, so do not worry about it. All right, and I hope everybody is fine. Sir, consumer, if he sold it again then he gets credit. Yes Ravi, then he is not the consumer na. Consumer is the person who consumes the product. आपने जाके मार्केट से आइसक्रीम खरीदी और आइसक्रीम जाके खा ली, तो आप बाद में जो लकड़ी रह जाती है उसे थोड़े ना बेचते हो। लेकिन अगर आपने आइसक्रीम खरीद के आगे आइसक्रीम बेच दी, देन यू आर नॉट द कंज्यूमर बेटा, यू आर वंस अगेन रिटेलर। देयर कैन बी सीरीज ऑफ रिटेलरशिप। ऑलराइट, आ जाओ भाई। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाई टैक्सेस आर लेवाइड, ये अपन लोग पढ़ ही चुके हैं। कहते हैं टैक्सेस आर बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट which the government utilizes for the betterment of the nation. The taxes collected are utilized for meeting expenses in the nature of defense, education, healthcare, infrastructure facilities like roads, dams, etc. So these, मतलब ये of course कोई कहने की बात नहीं है। Now guys, आज का हमारा theoretical portion is done. I'm not gonna go for any more theoretical portion. सर क्लास की छुट्टी नहीं बेटा, अब अपन आ रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पर। every day for 30 to 40 minutes what we are gonna do, we're gonna do some theoretical portion so that boring ना हो। हमें theoretical portion भी cover up करना है after all, and then हम practical portion पर आ जाएंगे, which is the most amazing part. You guys know that, मजा आ जाएगा। तो पेज नंबर 1.14 जो आपकी दोस्तों कलर्ड बुक का है। ब्लैक एंड व्हाइट में दोस्तों पेजेस कम लगते हैं, कलर्ड में ज्यादा लगते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखिए। अच्छा, दूसरी चीज गाइस, यहां पर हाजी गाइस एब्सोल्युटली लिखना, एब्सोल्युटली। इफ यू डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर तो आपको सस्ता ही पड़ेगा ना। जितने बीच के लोग जुड़ते जाएंगे वो अपना प्रॉफिट जोड़ते जाएंगे, जितना प्रॉफिट जुड़ता जाएगा प्रोडक्ट महंगा होता जाता है। लेकिन क्या अगर मेरे को गाड़ी खरीदनी है तो मैं बगल वाले शोरूम में जाऊंगा या मैं बिल्कुल प्लांट में ही घुस जाऊं, जो बड़ी सी फैक्ट्री है उसमें, अरे गरम गरम गाड़ी देना, गरम गरम बनती हुई बिल्कुल तड़कती फड़कती, कह रहे चने बेच रहे हैं जो गरम गरम चाहिए आपको। खरीदना तो मेरे को दोस्तों कहां से पड़ेगा? खरीदना तो मेरे को आफ्टर ऑल शोरूम से ही पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ गाइस, एक चीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोगों से, प्लीज मेक श्योर इफ यू रियली वांट एडिशनल 10 मार्क्स इन योर टैक्स पेपर, यू शुड हैव हार्ड कॉपी बुक्स। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल माय बुक्स गाइस, आई सेल माय बुक्स एट कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर आप लोग दोस्तों, हार्ड कॉपी बुक्स सबके पास होनी चाहिए, लेटेस्ट हार्ड कॉपी बुक्स। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास मई 2024 की किताबें हैं तो दैट विल वर्क, उनको नई किताब लेने की जरूरत नहीं।
एवरीबडी नीड्स टू मेक श्योर कि आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स मैंडेटरी होनी चाहिए। जिन्होंने ऑर्डर कर दी, जैसे रवि ने ऑर्डर कर दिए, बहुत सारे बच्चों ने ऑर्डर करी है, लेकिन जिन्होंने ऑर्डर नहीं करी है दोस्तों, हार्ड, क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन लुकिंग एट द फोन और एट अ लैपटॉप। बुक पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये जो आपको ई बुक्स मिलेंगी, दे आर नीदर डाउनलोडेबल नॉट प्रिंटेबल। मैं बार बार नहीं कहूंगा कि मेरी किताबें खरीदो, ये पहली क्लास है इसीलिए आके बोल रहा हूं, और एज अ ब्रदर, एज अ मेंटोर बोल रहा हूं। कोई भी टीचर होगा वो आपको ये बोलेगा, यस यू शुड हैव हार्ड कॉपी बुक्स। हाँ, बहुत एक आप लोग मेरे से डायरेक्टली, ये भी चलो मैं आपको एक छोटा सा फायदा दे देता हूं, आप लोग मेरे से डायरेक्टली मेरे नंबर पे कनेक्ट करिएगा, सबके पास मेरा नंबर है। जो भी बेस्ट पॉसिबल प्राइस होगी दोस्तों, वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बुक्स आज के आज डिस्पैच हो जाए। 5 से 6 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है किताबें पहुंचने में आपके पास। ऑलराइट गाइस, कोई मतलब मैं ऐसा मत उम्मीद करना कि 1621 उसका प्राइस है दोस्तों। 1621 इज द प्राइस ऑन द ऐप। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि सर हमें 1000 रुपए में दे देंगे, नहीं गाइस, इट इज कॉस्ट टू कॉस्ट। 1400 पेजेस की, नहीं 1400 नहीं, 1200 1250 पेजेस की किताबें हैं दोस्तों। प्रिंटिंग कॉस्ट, उसका बाइंडिंग कॉस्ट, कुरियर कॉस्ट, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी फाइन। पुणे से डिस्पैच होंगे। सर कलर्ड बुक्स अवेलेबल है? नहीं, कलर्ड बुक्स सिर्फ उसमें है, ई बुक्स में वो नहीं मिलेंगी। सर बोथ द थ्योरी एंड क्वेश्चन बैंक ऑफ मे इज ओके फॉर सितंबर? यस यस सविता, डू नॉट ऑर्डर न्यू बुक्स, बोथ क्वेश्चन बैंक एंड थ्योरी बुक इज सफिशिएंट। छोटे मोटे जो चेंजेस होंगे वो आप ई बुक से अपनी हार्ड कॉपी बुक्स में चेंजेस कर सकते हैं, छोटे मोटे चेंजेस। चलो जी गाइस, लेट्स गेट गोइंग। Rates of income tax for the assessment year 24-25, for the previous year 23-24। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 मतलब द ईयर जिस साल की आप इनकम निकालने एग्जाम हॉल में जा रहे हो, इन द असेसमेंट ईयर 24-25। देखो दोस्तों, हम कोई ज्योतिषी आदमी नहीं है, ना हमारे पास तोता है जो बता सके कि सामने वाले की इनकम कितनी। जब साल खत्म हो जाता है तभी जाकर आप उस साल के हुए हुए ट्रांजैक्शंस से ये इनकम निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि आपने कितनी कमाई करी। तो अगर आप सितंबर 2000, मैं बहुत लॉजिकल बात करता हूं, अगर आप एग्जाम हॉल में सितंबर 2024 में जा रहे हैं पेपर देने, तो आपसे क्या 24-25 की इनकम निकालने बोलेंगे क्या? थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। सितंबर 2024 में अभी आप पेपर देने जाओगे, तो क्या आप उस साल की इनकम निकाल सकते हो जो अभी चल रहा है? नहीं ना, हम तो उसी साल की इनकम निकाल सकते हैं जो खत्म हो गया। खत्म कौन सा हुआ है दोस्तों? खत्म कौन सा हुआ है? खत्म हुआ है 2023-24। इसीलिए सितंबर में जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो हम कौन से साल की इनकम निकाल रहे हैं? प्रीवियस ईयर, जो अभी खत्म हो गया, प्रीवियस हो गया, पिछला हो गया। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों से क्वेश्चन में बोला जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम निकालो, या फिर कई क्वेश्चन में बोला जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम निकालो। एज द नेम सजेस्ट, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मतलब असेस करेंगे, कंप्यूट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे क्या, कि हमने पिछले साल कितना कमाया, प्रीवियस ईयर में कितना कमाया, और प्रीवियस ईयर में जितना कमाया उसके हिसाब से रेट्स ऑफ टैक्स लगाकर हम टैक्स निकाल देंगे। सही बात है कि नहीं है? तो प्रीवियस ईयर की इनकम पर, प्रीवियस ईयर की इनकम पर ध्यान से सुनिएगा, हम असेसमेंट ईयर में टैक्स निकालते हैं, मतलब असेसमेंट ईयर में इनकम निकालते हैं और इनकम पर टैक्स निकालते हैं। और आज आई एम गोना हेल्प यू आउट विद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ऑल राइट, लेखना एंड निमी ने भी मेरे से कहा सर प्लीज ट्राई टू स्पीक मोर इन इंग्लिश। ओके, आई विल बी मोर careful and I will convey the topic in both the languages so that students comfortable with either of the languages are able to understand it. Okay, now coming on to the rates of income tax for the assessment year 2024-25.
ओके, सबसे पहले फॉर द इंडिविजुअल लाइक श्रेय राठी, लाइक हमारे साथ चैट बॉक्स में लिखना रवि, नेहा, इक्षित, सलोनी, विवेक, स्मृति, वी आर इंडिविजुअल एंड एट इंटरमीडिएट लेवल्स गाइस, at intermediate levels, majority 99% of the questions, be it the full-fledged question or be it individual questions, are linked to an individual. इंटरमीडिएट लेवल पर आपके 99% क्वेश्चंस इंडिविजुअल से जुड़े हुए होते हैं। अब एट intermediate level guys, because it is more focused towards individual, so let us focus on to the first slab rate. If the individual opts to be taxed under the old regime, अब ये क्या है राठी जी? So for the purpose of computation of tax liability, the government has given two options to the individual. And what are those two options? One is the old regime, another is the new regime, now commonly known as the default tax regime under section 115 BAC. सुना होगा आप लोगों ने? दो रिजाइम है, सरकार ने कहा यू कैन चूज ईदर ऑफ द ऑप्शंस, यस देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन टू इट, बट हमारे पास वी हैव टू ऑप्शंस, and one is the old regime which we're going to study today. If the time permits, we're going to also study the new regime. There is old regime and then there is new regime. New regime which is now known as the default tax regime. इसका क्या मतलब होता है? default tax regime का मतलब क्या होता है कि if the individual is unable to choose any of the two regimes, we will assume as if the assessee is opting for 115 BAC. Default माना यह जाएगा कि आप डिफॉल्ट फॉलो कर रहे हो, अगर आप चाहो तो ओल्ड में जा सकते हो। तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या जाएगा कि एवरी इंडिविजुअल इज फॉलोइंग 115 BAC. However, he can choose to opt out of the default tax regime and follow the optional tax regime. तो अब ओल्ड हो गई है ऑप्शनल और न्यू हो गई है डिफॉल्ट. ओके, तो if the individual opts to be taxed under the old regime, जिसे अपन अब आगे क्या बोलेंगे दोस्तों, आगे कभी मैं बोलूं ऑप्शनल रिजाइम तो समझ जाना मैं ओल्ड की बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं डिफॉल्ट रिजाइम तो समझ जाना मैं 115 BAC की बात कर रहा हूं, 115 BAC की बात कर रहा हूं. तो if the individual opts to be taxed under the old regime, first elaborate for a resident individual. Resident, what do you mean by resident? सबसे पहले रेसिडेंट से दिमाग में ये आता है 182 डेज और मोर. राठी जी हाँ, नहीं तो देखा, सबसे पहले मैंने बताया करेक्ट. 182 days or more is one of the conditions to become resident. Resident in general terms में बोलूं तो वो इंसान जो हिंदुस्तान में ज्यादा वक्त के लिए रुकता है. डिटेल डिस्कशन टू फॉलो इन चैप्टर नंबर 2. तो फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, मैन और वुमेन, पुरुष हो या स्त्री हो, for a resident individual, man or women who is of the age of 60 years or more, 60 years or more, but up to 79 years at any time during the previous year, जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन. क्या बोलते हैं गाइस? सीनियर सिटीजन. ऑलराइट गाइस, अब यहां पर कंफ्यूजन उठता है क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले आपको इतना इजीली छोड़ते नहीं. अब वो क्या बोलेंगे, मिस्टर अजय, ध्यान से देखना क्वेश्चन में कैसे आएगा. मिस्टर अजय celebrated his 60th birthday on 28th of March 2024. क्या ये सीनियर सिटीजन है? यस और नो? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. वो पूरे साल भर, लगभग पूरे साल भर 59 इयर्स का रहा. उसकी बर्थडे डेट 28 मार्च है, तो 28 मार्च 2024, 28 मार्च 2024 he attained the age of 60. Is he a senior citizen? Vivek saying no, the rest saying yes. The answer is yes.
द आंसर इज यस, ही इज अ सीनियर सिटीजन। क्यों? बिकॉज लिखा है that you attain the age of 60 years but up to 79 years at any time during the previous year. मतलब even if for one day, अगर एक भी दिन के लिए, if you were of 60 years, you will be considered to be a senior citizen and this slab rate will apply. In fact, the government gave a relaxation of 1 day. आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, चाहे आपने पहले मेरे से पढ़ा हो या दूसरे टीचर से, कि अगर आप 60 इयर्स के प्रीवियस ईयर में होते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. There is no issue whatsoever in that scenario. You become a senior citizen. However, the government has given a relaxation of 1 day, and the government said a resident individual who attains the age of 60 years on 1st April 2024. 1st April 2024 is the starting of assessment year. हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 23-24, और 23-24 कब खत्म होता है गाइज? इट एंड्स ऑन 31st मार्च. तो सरकार ने क्या बोला? Just because of 1 day, we should not deny the benefit of senior citizen slab rate. तो for all those जिनकी बर्थडे डेट 1st April को आती है and they attain the age of 60 years on 1st April of assessment year, उन्हें भी सीनियर सिटीजन मान लिया जाए. अब यहां पर बच्चों का डाउट आता है, सर मेरी बर्थडे 2 तारीख को आती है, 2 तारीख को, आपके लिए नहीं है, आपको फिर अगले साल सीनियर सिटीजन माना जाएगा. अगर आप 2 अप्रैल को 2 अप्रैल 2024 को अगर आप सीनियर सिटीजन बने, तो इन दैट सिनेरियो यू विल बी कंसिडर्ड अ नॉन सीनियर सिटीजन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24. The relaxation is only for 1 day. Relaxation कितने टाइम के लिए है दोस्तों? Relaxation is only for 1 day. एक दिन के लिए relaxation है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. Everyone clear about it? It is only for 1 day that the relaxation is there. आ जाओ भाई. अब क्वेश्चन में कैसे आता है? क्वेश्चन में कैसे आता है? क्वेश्चन में आएगा Mr. Tito born on 1st April 1964. अब आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर हमें 23-24 की इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो इन द ईयर 23-24 will Tito be a senior citizen or not? The answer is yes. He will be a senior citizen in this case. यहां पर अगर आप 60 इयर्स जोड़ो तो आपका निकल कर आएगा 1/4/2024. तो क्या 1 अप्रैल 2024 को वो 60 इयर्स का हो गया? हाँ जी. तो क्या वो इस वाले पॉइंट में आ गया? द आंसर इज यस. And because he attained the age of 60 years on the 1st of April 2024, that is the first day of the assessment year, he will be considered to be a senior citizen. उन्हें senior citizen माना जाएगा. All right guys. आ जाओ भाई. सबसे पहले पहली स्लैब रेट, इनकम up to 3 lakh rupees, no tax. For senior citizen up to 3 lakh rupees, you need not pay any amount of money as tax. No. More than 3 lakhs but up to 5 lakh rupees. More than 3 lakhs but up to 5 lakh rupees. 5% of the income exceeding 3 lakhs. And this is now an important point. अगर किसी इंसान की इनकम 4,50,000 rupees है, let's say for that sake 4,50,000 rupees, so do not apply 5% on the total amount of 4,50,000. It is a slab rate, not a flat rate. It is a slab rate, not a flat rate. So up to 3 lakh rupees, it will be always exempt. Up to 3 lakh rupees, you need not pay any amount of money as tax. Beyond 3 lakh rupees till 5 lakh rupees, matlab for the next
2 लाख रुपीज फॉर द नेक्स्ट 2 लाख, बिकॉज 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक नेक्स्ट 2 लाख रुपीज कितना परसेंट है? 5%. Moving on to the third point, 5 lakhs to 10 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, next 5 lakh rupees, उस पर कितना परसेंट है गाइस? 20%. नेक्स्ट 5 लाख रुपीज, उस पर कितना परसेंट है? 20%. एंड मोर देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख से ज्यादा, तो अबव 10 लाख रुपीज, जितना अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है, लेट्स से अगर 13.5 लाख रुपीज की इनकम है, तो व्हाट इज द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज? इट इज 3.5 लाख रुपीज. तो अबव 10 लाख रुपीज, जितना 10 लाख से ज्यादा है उस पर 30% लगेगा. गाइस अस्त्र शस्त्र निकाल लीजिए. टाइम टू सॉल्व आउट द फर्स्ट क्वेश्चन. Time to solve out the first question, guys. आ जाओ भाई. Compute the tax liability of Mr. Ankit, aged 64 years, resident of India, in the following cases, assuming he does not wish to opt for the new regime under section 115 BAC. Assuming he does not want to wish, he does not want to opt. तो अगर 115 BAC फॉलो नहीं करना है, so what shall be the tax liability in this scenario, guys? What shall be the tax liability? मतलब आपको old regime से करना है, and you have to ignore health and education cess for this question. 5,90,000, 12,30,000 and 34,80,000. These are the three different cases. I'm gonna help you out with the second case. ये मैं करवा रहा हूं दोस्तों, SR मतलब श्रेय राठी, ये मैं करवा रहा हूं. दूसरे केसेस आप दोनों वाले केसेस अभी करेंगे, लिखकर करेंगे. आई एम गोना गिव यू 1 minute ईच टू राइट इट डाउन एंड डू इट बाय योरसेल्फ. तो पहले मेरा एक बार देख लीजिए. 12,30,000 रुपीज पर टैक्स निकालना है. फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, हमें पता है पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना. नेक्स्ट 2 लाख पे कितना लिखवाया था मैंने? @ 5%, 10,000 रुपीज. नेक्स्ट 5 लाख पर कितना लिखवाया था मैंने? @ 20%, 1 लाख रुपीज. एंड रिमेनिंग द अमाउंट अबव 10 लाख रुपीज, 2.3 lakh rupees @ 30%, guys, 69,000. What is the total amount, guys? Total amount is coming out to be 1,79,000. 1,79,000. ओहो, सारे बच्चों ने तो कह रहे राठी जी यू आर वे बिहाइंड अस. आप जो कोशिश कर रहे हैं हम कर चुके हैं. चलो गाइस, फॉर 1 more minute आई एम गिविंग यू टाइम. 1 मिनट और दे रहा हूं. लिख के करना है गाइस, कैलकुलेटर पर नहीं करना. यहीं पर गड़बड़ी करते हो. Last 30 seconds. दोस्तों, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन, नॉट टू चेक योर फोन. गाइस प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा. आप लोग ऐसा ना हो कि अपना फोन चलाना चालू कर दें. चलो सर ने टाइम दिया है, लेट मी चेक आउट व्हाट द नोटिफिकेशंस आर. यहां पर हमें आता है गाइस, इट इज जस्ट दैट सर, हमें सब कुछ आता था लेकिन 20 नंबर का छूट गया.
ये नहीं सुनना चाहता मैं. All right, please make sure that this is not happening. Everybody has to write it down. I know you guys know how to do it. It's all about increasing your speed and bettering your presentation. All right, मुझे पता है ये सबको आता है. All right, तो चलो फिर से एक बार स्लैब रेट को याद करते हैं. अप टू 3 लाख रुपीज nil. For the next 2 lakh 5%. For the next 5 lakhs 20%. And any amount above 10 lakh rupees will be subject to 30%. All right, now moving on. पहला वाला आंसर 28, दूसरा 179 and तीसरा 854. This is what each and every one of us has attained. Okay, anyone having any doubt whatsoever, no matter how silly that may sound, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई छोटा है मोटा है, सर हंसेंगे नहीं हंसेंगे, सर टांग खींचेंगे नहीं खींचेंगे. अरे मैं आपका बड़ा भाई हूं, डांटने का भी हक है, पुचकारने का भी हक है, मेरे को गुस्सा करने का भी हक है. तो डरना मत कि राठी जी क्या सोचेंगे. दिस इज अ स्मॉल फैमिली, दिस इज श्रेय राठी क्लासेस फैमिली. और फैमिली में नोक झोंक चलती रहती है. बट आप लोग अपना डाउट ना पूछे, ये मेरे को मंजूर नहीं है. ऑल राइट, तो डाउट जरूर पूछेगा. आई नो अभी डाउट नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में डाउट हो सकता है. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर आस्किंग योर डाउट एज मच एज यू वांट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टू दैट कि आपको 2 ही क्वेश्चन पूछने अलाउड है. इट इज नथिंग लाइक दैट. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड स्लैब रेट, ओल्ड रिजाइम की. ओल्ड रिजाइम को अब और क्या बोलते हैं, मैं तो भूल गया यार. ओल्ड रिजाइम को दूसरा क्या बोलते हैं, मैंने अभी बोला था. चैट बॉक्स में बताइए ओल्ड रिजाइम को दूसरा क्या बोलते हैं. विवेक भाई नहीं, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व आउट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हो तो आपको पूरा लिखना पड़ता है. ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. नो नो, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम नहीं बोलते. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है 115 बीएसी, 115 बीएसी. आ जाओ भाई. For a resident individual, man or woman who is of the age of 80 years or more, 80 years or more at any time during the previous year, जिसे अपन प्यार से क्या बोलते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन. जिसे अपन प्यार से क्या बोलते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन. 80 साल या उससे ज्यादा के हो. प्रैक्टिकल लाइफ में देखूं तो बहुत ज्यादा लोग इस टाइम तक जिंदा नहीं रहते, और जो जिंदा रहते हैं उनमें से 90% लोग कमाते नहीं है. लेकिन फिर भी रिजाइम है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन ऐसे थोड़ा ना लिख सकते हैं, हा हा हा, ऐसा तो होता ही नहीं है. प्लीज सेंड अस अ डिफरेंट क्वेश्चन. अगर वो बोल रहा है कि मिस्टर किशन 85 ईयर्स, तो मानना पड़ेगा ना भाई. अपन ये थोड़ा ना बोल सकते हैं नहीं 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 ऐसा तो होता ही नहीं है, अगला अटेम्प्ट लगा देंगे ना. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ जी गए. तो इन दैट केस सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या स्लैब है, विद द सेम पॉइंट, विद द सेम पॉइंट. if you attain the age of 80 years on the 1st of April of the assessment year, if you attain the age of 80 years on the 1st of April, 1st of April of the assessment year, in that case, in that scenario guys, आपको क्या सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा. विल यू बी कंसिडर्ड टू बी अ सुपर सीनियर सिटीजन? द आंसर इज यस. तो कहते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हु अटेन्स द एज ऑफ 80 years on 1st April 2024 shall be considered a super senior citizen for the previous year 23-24, and the slab rate is as follows. Up to 5 lakh rupees no tax, 5 lakh से 10 lakhs 20%. मतलब for the next 5 लाख रुपीज आपको कितना लगाना है दोस्तों, 20%. 5 लाख से 10 लाख कितना लगाना है, 20%. एंड लास्ट, मोर देन 10 lakhs, 10 लाख से ज्यादा है, मोर देन 10 lakhs, अबव 10 lakhs, 30%. सेम. तो बस सर ये वो ही हुआ ना कि अगर अपन इस वाली रिजाइम में देखें
तो ये जो 5 लाख वाली थी, 3 लाख से 5 लाख वाली थी 5% वाली, वो भी अब जीरो में आ गई है, बस बाकी सेम है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक माफ था, 3 लाख से 5 लाख पे 5% था। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक ही जीरो कर दिया। द 5% वाली जो स्लैब थी, दैट हैज नाउ बीन रिमूव्ड। ऑलराइट गाइस, आ जाइए। क्वेश्चन, वन क्वेश्चन टू मी, वन क्वेश्चन टू यू। आई विल टेक द इजियर वन बिकॉज आई ट्रस्ट ऑन टू यू। 8,70,000 पर टैक्स निकालिए गाइस। फर्स्ट 5 लाख रुपीज नील, remaining 3.7 lakh rupees at the rate 20%, कितना निकल कर आया? 74,000, total 74,000. We have been asked to ignore health and education cess. You guys know that you have to apply 4% additional health and education cess on the final tax liability, but okay, that is what we are also going to learn in time to come by. आ जाओ गाइस, 26,75,000 पर आप लोग टैक्स निकालिए। 60 सेकेंड्स टू यू। लिख कर करना है, कॉपी में लिख कर करना है। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी गाइस, बीच में तो गायब भी हो गया था यार मैं। अभी मेरी आवाज आ रही है? आई डिडंट नो व्हाई डिड द कैमरा स्टॉप वर्किंग। एवरीवन, ऑल गुड? चलो, perfect. Moving on, guys. 6,02,500 is the correct answer. Well done. Well done. Now, next point. Third point, guys, for individuals. Now, guys, slab rate number 3. Slab rate number 3. For individuals, man or women, other than those mentioned above. And now the third slab rate includes HUF, AOP, BOI and artificial judicial person. मतलब HUF जिसके कर्ता की एज कितनी भी हो। मेरे एग्जाम में आया इंटरमीडिएट में इतना कंफ्यूजिंग पॉइंट। HUF आया, दोस्तों ध्यान से देखना, HUF आया और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि HUF के कर्ता रेसिडेंट है
और उनकी एज है 63 ईयर्स। अब दिमाग में क्या जाता है दोस्तों कि भाई HUF की सारी सिग्नेटरी तो करता ही करता है, तो इसमें स्लैब रेट नंबर 1 लगेगी या स्लैब रेट नंबर 3 लगेगी? इन दिस सिनेरियो गाइस, आई thankfully I applied slab rate number 3 बिकॉज हम कर्ता की इनकम नहीं निकाल रहे हैं। माना HUF इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसे तो एक इंसान जो कंपनी का डायरेक्टर है और अगर उसकी एज 65 ईयर्स है तो कंपनी पे स्लैब रेट थोड़े ना लगा सकते हैं। तो लॉजिकली एवरीबडी हैज टू थिंक दैट वे। समझ में आया? तो इन दिस सिनेरियो गाइस, अगर क्वेश्चन में कई बार आता है कि अगर HUF है, AB and Sons are HUF whose Karta's age is 63 years, resident of India, and they wish to follow the optional tax regime, do not get confused, they will always follow under slab rate number 3, थर्ड वाली स्लैब रेट में आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो फॉर इंडिविजुअल्स, मैन और वुमेन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, HUF, AOP, BON, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो यहां पर कौन कौन से इंडिविजुअल्स आ रहे हैं? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट? यहां पर कौन कौन से इंडिविजुअल्स आ रहे हैं? दो तरीके के इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। पहला, रेसिडेंट अप टू 59 ईयर्स, रेसिडेंट जिनकी एज कहां तक है? 59 ईयर्स तक है। एंड नॉन रेसिडेंट, नो मैटर व्हाट एज, नो एज लिमिट, नो एज लिमिट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, इन द फर्स्ट टू स्लैब रेट्स इट वाज डिस्टिंक्टिवली रिटन, इट वाज एविडेंटली रिटन that it covers only resident individual, resident। मैं ऊपर भी दिखाता हूं, ऊपर वाले पे तो अपन ने अंडरलाइन भी किया था, resident। Alright guys, so because the first two slab rates consider only residents, so non-residents will fall automatically into the third slab rate irrespective of the age, be it 35, 65 or 85, and resident up to 59 years। Alright guys, जैसे कि मैं थर्ड स्लैब रेट में आता हूं, लेकिन हमारे साथ चैट बॉक्स में सोनू है। सोनू, अब आज आप नहीं कह रहे हो लेकिन फिर भी मैं एज बता देता हूं। सोनू दोस्तों दादा बन गया है, सोनू 82 इयर्स का। अब सोनू देखो, कोई भी ऐसे प्यार से अपन दादा दादा करके बुला सकते हैं, सोनू दादा, सोनू दादा। तो दोस्तों इन दैट केस सोनू भाई मैं दोस्तों 35 इयर्स का हूं, मैं थर्ड स्लैब रेट में आऊंगा। सोनू दादा सेकंड स्लैब रेट में आएंगे, ही इज 82 इयर्स, 82। हाँ जी गाइस, तो इन दैट केस दोस्तों, resident up to 59 years, non-resident no matter what the age limit is। Now coming on to the third slab rate, up to 2,50,000 rupees nil, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। ध्यान देखिएगा, अप टू 2,50,000 nil, 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब नेक्स्ट कितना? नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीस पर कितना? 5%। फिर वही पॉइंट आता है 5 लाख से 10 लाख एंड 10 लाख से ऊपर वाला। तो 5 लाख से 10 लाख, अगेन नेक्स्ट 5 लाख रुपीस, एट द रेट 20%, एंड अबव 10 लाख रुपीस, तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग 30%। रिमेनिंग का मतलब है अबव 10 लाख, 10 लाख से जितना ज्यादा है उस पर 30%। क्वेश्चंस करें गाइस। पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, above 10 lakh 30%। Sir, what if a non-resident whose age is 60 years or above, will he be allowed 3 lakh rupees as first exemption limit? बताइए guys, every one of you will have to help me out। हाँ जी, क्या आप अगर नॉन रेसिडेंट है और 60 साल से ज्यादा की है तो क्या आपको मिलेगा? The answer is no sir। In case of non-resident individuals,
special rates of senior citizens or super senior citizen are not applicable. Therefore, a non-resident whose age is 60 years or more shall only be allowed 2,50,000 rupees as first exemption limit instead of 3 lakh or 5 lakh rupees as the case may be. ऑलराइट, तो पहला पहला दोस्तों नॉन रेसिडेंट के लिए ये क्लैरिटी मिल गई. नो मैटर व्हाट द एज इज, दे विल ऑलवेज फॉल इन द third category, third slab rate. Compute the tax liability in the following cases. There are 4 cases, guys. Again, I'm going to help you out with one case, and that is case number ले लेते हैं कोई अच्छा सा केस नंबर. केस नंबर ये ले लेते हैं सी इधर आएगा दोस्तों. मिसेज राधिका, resident of India, born on 1st April 1964. ओहो, ये वही वाला पॉइंट है दोस्तों जो अपने पास आया था. Mrs. Radhika is born on the 1st of April 1964. So in that scenario, in that case, guys, everyone has to help me out. Will she be considered to be a senior citizen or not? Will she be considered to be a senior citizen or not? The answer is yes. Because she attains the age of 60 years on the first day of the first day of the assessment year, she will be considered to be a senior citizen. Senior citizen माना जाएगा. हाँ जी guys. So Mrs. Radhika, resident of India, born on 1st April 1964, having an income of 45 lakhs and 80,000. आ जाओ भाई, मैं पहले करके दिखाऊंगा. फिर then I'm going to give you 2 minutes to do it by yourself. 45 lakhs 80,000 rupees. First 3 lakh rupees. This is slab rate number 1. ध्यान रखना, nil. कई बच्चे होते हैं कि थर्ड पॉइंट के बाद पढ़ा है तो तीसरा स्लैब रेट ही लगेगा. रट्टू तोते, बिल्कुल बुद्धू. हाँ जी गाइस. नेक्स्ट 2 लाख रुपीज एट द रेट 5%, 10,000 rupees. Next 5 lakh rupees at the rate 20%, 1 lakh rupees. And remaining 35.8 lakh rupees at the rate 30%. So 35.3, 10 lakh 74,000 plus 110, 11 lakh 84,000. सबका आया गाइस? सबका आया? Again guys, 2 minutes to you guys to do it by yourself. The remaining 3 scenarios, I'm giving you time to write it down. 120 to 150 seconds guys, do it. मैं side हट जाता हूं guys, because every question that you write it down guys will make a very big impact on when you will be going into the examination hall. Come on guys, do it. लिख कर. आने वाले सेशंस में मैं कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स भी डिस्कस करूंगा गाइस. लिख कर. It will increase your speed. That is my motto. I know every one of you can solve it out in just 3-4 seconds every possible scenario on a calculator. यही गड़बड़ करते हैं हम लोग लिखते नहीं है. Last 30 seconds. Do it. Last 30 seconds.
All right, guys. Everyone done? Well done, Ravi. Proud of you, beta. Everyone done? पहले वाले का आंसर क्या आया? 96,500 followed by 133,500. 1184 is what we did, and 249,300. Okay, we'll just check it out. Vivek has given us all the answers. 96,500, 133,500, 1184, and 249,300. Well done, Vivek. And well done to every student. Next. Question number 10. An individual is born on 1st April 1944. He is resident in India during the previous year 23-24. The first exemption limit applicable to him shall be. What shall be the first exemption limit applicable to him? अगर कोई 1st April 1944, कुछ ध्यान रखो, 1964 वाला अगर 60 इयर्स का हो जाता है तो 1st April 1944 वाला कितने का हो गया होगा? 80 इयर्स. एंड क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया रेसिडेंट, what will be the first exemption limit? It will be 5 lakh rupees. अच्छा, अब now if I just change the question to नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट की जगह यहां पर अगर मैं नॉन रेसिडेंट कर दूं, नॉन रेसिडेंट, then what would be your answer? फिर आपका आंसर क्या होगा? This is what I am asking you. Just if I'm changing, rest everything remaining same, he is non-resident in India, then what is going to be answer? So no matter what the age for a non-resident, the first exemption limit will be 2.5 lakh rupees. A. Well done. A will be the correct answer. All right, guys. Now coming on to 115 BAC, which we are going to do from tomorrow. आज मेरे पास अभी सिर्फ 12 मिनट बचे हैं और 12 मिनट में इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं रश में नहीं करवाना चाहता. वैसे मैं आपको बता दूं, we have been studying for almost last 1 hour 20 minutes, and I would want your genuine advice, guys, as a दोस्त, कि क्या, what is your feedback? It has to be taken constructively. इसलिए do not feel like that कि राठी sir will feel bad about it. I am gonna try to implement if there is a constructive idea कि यार ये और अच्छा हो सकता है, तो I am absolutely fine with it. मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं है. I will implement it by tomorrow itself. In fact, by evening session itself. हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए यार, क्लास का माहौल अच्छा रहे, बच्चे को मजा आए, बच्चा पास हो जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बच्चा फीस देकर आया ना, फ्री का तो कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, सब फीस देकर आए. फ्री का मैं किसी को अलाउ नहीं करता क्लास में. All right, guys. So we're gonna have a quick recap of what we did in today's session. Okay, हम लोग एक फटाफट recap करने वाले हैं आज के सेशन में, and then for the next 5-7 minutes, बीच में नाश्ता पानी. Everything is bang on, sir. Thank you. Have been fun. It's a very good session, and best part is we are solving sums with you. Correct, Karthik. Thank you so much. Didn't get any headache about course. Best session, style अच्छा है. चलो, thank you. अच्छा गाइस, नाश्ता पानी से ध्यान आया, अगर कभी कभी थकावट लगे, you guys can always keep sipping coffee and tea. Okay, that is no problem. Never attended live class for May 24, but ended up with 55. This time 75 for sure. I like it, Shreyant. Superb. That is the spirit I'm liking, guys, about this session, about this sweet and small family, guys, हमारी जो बनी है. And trust me, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा. WhatsApp group not added yet. समीर बेटा, in the app आप chat section में जाइए. चलो, WhatsApp group से भी अच्छी बात है, याद दिलाया. WhatsApp ग्रुप का आप चैट में जाएंगे, ऐप में चैट में जाइए, और वहां पर एक आपका ऑटोमेटिक ग्रुप बन गया होगा, उसमें लिंक दी गई है WhatsApp ग्रुप की, ऑलराइट, वहां जुड़ जाइए.
नॉन रेसिडेंट को डिफॉल्ट रिजाइम लगेगा क्या या फिर ऑप्शनल रिजाइम बाय डिफॉल्ट कौन सा लगेगा? डिफॉल्ट इज ऑलवेज 115 बीएसी कार्तिक बेटा, और नॉन रेसिडेंट को भी डिफॉल्ट ही लगेगा. But non-resident can also choose to shift to optional regime. All right, Karthik beta. तो in case of shifting and opting, दोनों के लिए be it resident or non-resident same. The 50 mark, even though I didn't study whole syllabus, that's how good your teaching is, sir. अरे शिवम बेटा, I just hope and pray कि इस बार डटे रहना मेरे साथ and you secure 80. अच्छा गाइस, दो चीजों का ध्यान रखना है, 3-4 चीजें बतानी है. आज 5 मिनट मेरे पास टाइम बचा है, इसलिए बता पा रहा हूं. कई सेशंस इट माइट गो अप टू 1 hour 40 minutes ऑल्सो. ओके, तो सबसे पहली चीज, व्हाट्सएप ग्रुप इट्स अ स्ट्रिक्टली स्टूडेंट ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप का अगर मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस लिंक को अपने दोस्तों के साथ या कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे. अगर कोई भी बच्चा ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उस बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप और कोर्स दोनों से हटा दिया जाएगा, with no possibility of refund in that scenario. It is a strictly group only for those students who have subscribed to the fast track batch, be it a combo or DT और GST, किसी भी बैच में आपने एनरोल किया. दूसरी चीज, that WhatsApp group is not for selling purposes. मेरे पास इस टीचर का 2 महीने का कोर्स बचा है, anybody wants to buy, please DM me, I will remove that student from the group. कोई वहां पर आप दूसरे सब्जेक्ट का डाउट पूछोगे, आई विल बी हैप्पी. यू कैन आस्क डाउट्स ऑफ अकाउंट्स आल्सो इनटू माय ग्रुप. दैट्स परफेक्टली फाइन. इट्स आफ्टर ऑल अ डाउट सेशन, डाउट्स ग्रुप. आई विल नॉट बी एंग्री कि अगर आप लॉ का डाउट पूछ रहे हो, उसमें पूछिए, डाउट पूछिए, टैक्स का पूछिए, लॉ का पूछिए, अकाउंट्स का पूछिए. किसी भी टीचर की बुराई नहीं होगी ग्रुप में. चाहे मैं अकेला पढ़ाता हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप किसी भी टीचर की बुराई करो या नहीं करो. I just want to make sure it's a very pure group, only focused towards doubt solving and information that I wish to provide. All right. वहां पर मैं बीच बीच में क्वेश्चंस डालूंगा, ट्रू फॉल्स के, कुछ भी एंटरटेनिंग. मतलब दोस्तों, इट शुड बी अ ग्रुप जहां पर हमारा फोकस पढ़ाई होनी चाहिए. क्योंकि अगर सोनू कोई मैसेज डालता है, लेट्स से कोई भी मैसेज डालता है, एनीबडी फ्रॉम हरियाणा, अब everybody who is not from Haryana is also watching Sonu's message. Anybody from Haryana? अरे क्या बोतल भेज रहे हो उनके यहाँ सोनू भाई? क्यों जानना है? हमारी ये फैमिली दोस्तों, चाहे कोई महाराष्ट्र से हो, कोई हरियाणा से हो, कोई दिल्ली से हो, कोई मेरे बगल वाले घर से हो, we are all same to each other. All right, तो यहां पर there is no groupism, there is no altu faltu messages in the group. Anybody found that will be asked to leave the group. It is very simple, very straightforward. मैं पहले दिन ही बोल रहा हूं, I will not give any warnings. Okay, ये देखो शिवम सर, एक तो एनीबडी फ्रॉम मालवीय नगर पूछ रहा था. मैं वही कह रहा हूं, अब कोई नहीं पूछेगा बाहर निकाल दूंगा. Everybody clear about it? All right guys, so let us have some doubt clearing. आप लोग, anybody who wants to raise your hand and ask anything today, it is not only about doubts, क्योंकि आज बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सेशन हुआ. होमवर्क क्या रहेगा आज का होमवर्क बस यही है सोनू बेटा, that you will have to revise what I have taught you today. There will be days where you will have less homework, there will be days where you will have good amount of homework, because today is what we have just started, so I don't have too much homework for you today, but we're going to have homework in time to come by. Okay, now guys, चलो पहले अपन 5 मिनट रिवाइज कर लेते हैं. आज क्या पढ़ा? आज सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टैक्स. टैक्स क्या होता है दोस्तों? टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑन अ प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्टिविटी, जो आपको देना ही पड़ेगा. इट इज लिवाइड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. बोथ द गवर्नमेंट्स रिक्वायर फंड्स टू ऑपरेट देयर नेशन एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली. Now there are two types of taxes. One is direct tax and other is indirect tax. Direct tax is the tax levied on income or wealth of a person, the burden of which cannot be shifted. Income tax. Remember the 2 phone calls I made to Ravi and Ikshit.
बिल्कुल काम के दोस्त नहीं निकले, नालायक। कह रहे राठी जी आपको तो दोस्त बनाना ही भयंकर है, कमाई खुद करो, टैक्स हम देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर taxes levied on goods and services, the burden of which can be shifted, and finally the burden is borne by the consumer, इस जिस पर हम लोगों ने एग्जांपल भी किया था दोस्तों। The final burden was borne by Shubham in this scenario, followed by why taxes are levied. They are basic source of revenue for the government, which they utilize for the betterment of the nation. Followed by we started with some practical portion also, and we did rates of taxes for the assessment year 24-25 under the old regime. सबसे पहला, for a resident individual man or woman who is of the age of 60 years but up to 79 years at any time during the previous year, commonly known as senior citizen. A person who attains the age of 60 years on the 1st of April of the assessment year will also be considered to be a senior citizen. First 3 lakh rupees exempt, 3 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs, that is for the next 5 lakhs 20%, and above 10 lakhs 30%. Followed by a super senior citizen. For a resident individual man or woman who is of the age of 80 years or more at any time during the previous year, known as super senior citizen. Also in this scenario, a resident individual who attains the age of 80 years on 1st April of the assessment year will be considered to be a super senior citizen. 5 lakh rupees तक माफ है, 5 लाख से 10 लाख 20%, above 10 lakh 30%. And for all those who do not fall in the first two categories, simple सी बात बोलूं, all those individuals who do not fall in the first two categories, or HUF or AOP or BOI or artificial judicial person, first 2,50,000 rupees nil, next 2,50,000 5%, next 5 lakh, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, and above 10 lakhs 30%. All right guys, everyone, चलो जी गाइस, आज का सेशन हमारा यहीं तक। कोई भी डाउट है, अभी भी हमारे पास 3 मिनट बचे हैं, कोई भी डाउट है तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड, यू गाइस कैन हैव अ चिट चैट विद मी। एंड सर, कर्ता की एज कुछ भी हो उस पर स्लैब रेट 2.5 लाख का ही लगेगा क्या, चाहे रेसिडेंट हो या नहीं? तन्वी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं तन्वी की बात से उसका डाउट समझ पाया हूं। तन्वी बेटा, क्वेश्चन में यह समझना जरूरी है कि हम टैक्स लायबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि टैक्स लायबिलिटी एचयूएफ की निकालनी है तो कर्ता का एज, रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ मैटर नहीं करता, कर्ता भाड़ में जाए। हमें एचयूएफ का निकालना है, एचयूएफ थर्ड स्लैब रेट में ही आएगा। लेकिन अगर हम कर्ता का इनकम टैक्स निकाल रहे हैं तो फिर कर्ता का एज और रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर करेगा ना, क्योंकि कर्ता इन दैट केस इज एन इंडिविजुअल। तो देयर आर टू डिफरेंट पर्संस, वन इज एचयूएफ, अनदर इज कर्ता। यस, कर्ता रिप्रेजेंट्स एचयूएफ, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इनकम तो दोनों ही कमाते हैं। एचयूएफ भी इनकम कमाता है, कर्ता भी इनकम कमाता है। तो जब आप एचयूएफ की इनकम निकालोगे तो कर्ता का एज, रेसिडेंशियल स्टेटस भाड़ में जाए, एचयूएफ वाला थर्ड स्लैब रेट में ही आता है। जब आप कर्ता का इनकम टैक्स निकालोगे तो कर्ता का एज, रेसिडेंशियल स्टेटस सब मैटर करेगा, अगर वो ऑप्शनल टैक्स रिजाइन फॉलो कर रहा है। गुड क्वेश्चन। ऑलराइट एवरीवन, तन्वी बेटा क्लियर हुआ? चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आस्क देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फास्ट ट्रैक बैच। ये सेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाएगा दोस्तों, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु विशेस टू वॉच इट अगेन, जो फिर से देखना चाहते हैं या फिर बाद में कभी देखना चाहते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं। एचयूएफ क्या डिफॉल्ट रिजाइम या ऑप्शनल रिजाइम में चूज कर सकता है क्या? यस कार्तिक, खैर कल आएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। चलो जी गाइस, शाम को मिलेंगे दोस्तों 6 बजे फॉर जीएसटी। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। बुक्स इसी कॉस्ट में मिलेगा। फॉर बुक्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, फॉर बुक्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। जो भी छोटा मोटा पॉसिबल डिस्काउंट होगा मैं कर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बुक्स इज कॉस्ट टू कॉस्ट। बाय बाय एंड सी यू।